अली अफजल शाह साहब वही है ना जिनको ट्रांसपोर्ट के परमिट वगैरह अयूब खान के दौर में मिले थे। आपने बिल्कुल उसका बैकग्राउंड उनका सही, वो उनको उस ज़माने में जिस तरह से एक अरसे तक शेख रशीद का होल्ड रहा है उस वक्त तक रावलपिंडी की सियासत में अली असगर शाह साहब जो चले आप आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा हम चलते हैं सतर से बाहर निकलते हैं, हम सतर से अब जल्दी से हम 2000 तक आते हैं। पहले 85 में आ जाइए। 85 जो है वो गैर जमाती इंतखाबात थे वहाँ पे, और उस वक्त बहुत सी शख्सियात जो उभर के आईं, और ये कहा जा सकता है कि शेख रशीद जो एक तालिब इल्म रहनुमा थे और उसके बाद फिर बलदियाती सियासत तक महदूद थे। 85 में पहली मरतबा वो नेशनल पॉलिटिक्स का, इलेक्टेड पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। हालांकि दो आदमी थे शेख रशीद, एक शेख रशीद ये और एक शेख रशीद और भी थे जो गवर्नमेंट कॉलेज से उनका ताल्लुक था, वो भी तालिब इल्म रहनुमा थे। मेरे ख्याल वो फिर बिल्कुल ही पीछे हट गए। जी जी, वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, और वो एक मरतबा जो है वो जीते भी इसमें लोकल बॉडीज का मेरे गोल। जी हाँ, नहीं वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीते। चले आगे चलते हैं, अब हम 85 से लेट्स गो टू 2002 तक चलें। जी 2002 में अगर आप आ जाते हैं तो 2002 में एक तब्दीली जो है ना वो आई है, और उसमें जो शेख रशीद साहब जो हैं, अगरचे उन्होंने उस वक्त कामयाबी हासिल की, लेकिन उस वक्त वो नून लीग को छोड़ चुके थे जिससे वो पहले जीतते रहे थे, और फिर वो दोबारा इमर्ज किए और उन्होंने वादा किया अगर मैं ये नशिस्तें जीत गया तो मैं नवाज शरीफ के कदमों में रख दूंगा। ये कोई ऐसी बात की उनकी खुशकिस्मती है कि इसका कोई ऑलरेडी क्लिप मौजूद नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक दौर सोशल मीडिया उसमें इतना तेज नहीं था ना। लेकिन होता तो हमें क्लिप भी मिल जाता जी। लेकिन उन्होंने जो नून का वोटर है उसको वो करने के लिए, उसको अपनी तरफ रागिब करने के लिए ये। सर जब शेख साहब यहाँ से इलेक्ट हुए तो उस वक्त पिंडी की क्या पोजीशन थी? पिंडी, इस्लामाबाद और बशमुल टेक्सला क्या पोजीशन थी उसका निशिस्तों के वाले से? उस वक्त जो सिचुएशन है कि 2002 में 2 हल्के इस्लामाबाद के हो चुके थे, और बाकी जो है वो रावलपिंडी जो है वो 6 हल्कों तक महदूद था। तो उसमें अगर शहर की आप बात करें तो उसके दोनों नशिस्तों पे शेख रशीद साहब जीते थे, और उसके बाद शेख रशीद साहब ने एक नशिस्त छोड़ी, तो उसमें जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था उन्होंने अपने भतीजे राशिद शफीक जो अब भी NA 57 से कैंडिडेट हैं उनको हमारे साथ थे वो। जी जी, उनको टिकट दिलवाया PTI का, अपनी पार्टी की बजाय उनको वो PTI का टिकट लेना पड़ा, और इसके बावजूद वो वहाँ से हार गए, और हनीफ अब्बासी जो हैं उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में MMA के एक कैंडिडेट के तौर पे उनके भतीजे को शिकस्त दी। खालिद साहब अगर मैं ऐसा करूं कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताएं कि अगर इलेक्शन होते हैं, हम आ जाते हैं 2013, 2018 और 2023, अगर PTI यहाँ पे होती है तो क्या PTI अक्सरियत हासिल कर लेती, या PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मुकाबला कर सकती थी, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PTI के साथ मुकाबला कर सकती है? देखिए जी, टफ मुकाबला है, और उसमें देखें शेख रशीद को हम माइनस नहीं कर सकते, अगरचे उन्होंने वो अपनी एक जमात बना के बैठे हुए हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने किसी न किसी दूसरी पार्टी का सहारा लिया बाद में जाके फिर उस, वरना जब वो उन्होंने तनहा अपनी ज़ात के बल के ऊपर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की 2008 में, तो उनकी 2 हल्कों से ज़मानतें ज़ब्त हुई, लेकिन फिर 2013 में उन्होंने एक हल्के में इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, और दूसरा हल्का जो है उसमें वो ख़ुद थे, और PTI की सपोर्ट से वो जीते। फिर 2018 में भी यही पोजीशन हुई कि वो 2 हल्कों से कैंडिडेट थे, एक हल्के का इलेक्शन जो है वो रुक गया, तो वो बाद में जी। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं टिक्का खान को भी शामिल न कर लूँ, क्योंकि हम तो तारीख़ में चलेंगे, पता नहीं लोगों को ये तारीख़ पसंद आए भी नहीं। आप भी उम्र में बहुत ज़्यादा हैं, मैं भी उम्र में बहुत ज़्यादा हूँ, तो हम टिक्का साहब को शामिल कर लेते हैं, शायद वो कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपको और मुझे इल्म है। जी टिक्का साहब आप मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल आपके साथ। टिक्का आप कैसे लेते हो, कब से आप इसको कर रहे हो? यू आर ए नुमाइंदा खुसूसी हो आप हमारे उधर, तो कब से ये इस इलेक्शन मुहिम को आप देख रहे हो? क्या 2013 के इंतखाबात, 2018 के इंतखाबात देखे आपने? जी बिल्कुल, दोनों इंतखाबात देखे हमने, और मैं सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा कि जब इस हल्के में मैं गया NA 54, और मैं दोनों साहिबान से मिला, गुलाम सरवर खान साहब और बैरिस्टर अकील साहब, और दोनों को जब मैंने आपका जिक्र किया तो बड़े मुतरफ थे और बड़े एंक्शस थे कि आपके प्रोग्राम में आएंगे, और यकीनन आपकी अहमियत भी जानते थे, आपके प्रोग्राम की अहमियत भी जानते थे और समा की अहमियत भी। लेकिन चूँकि उनकी शेड्यूल इतना बिजी बन चुका है और दौड़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, हर कोई जीतने की कोशिश में, तो इस वजह से शायद ये सिचुएशन डेवलप हुई कि दोनों
बड़े कैंडिडेट जो थे एनए के वो शामिल नहीं हो सके। और चौधरी निसार साहब तो वैसे ही शायद आजकल उनका फोकस शायद ज़्यादा चक्री की तरफ है, टेक्सला की तरफ कंसंट्रेशन उनकी कम है, लेकिन खैर टेक्सला को भी टाइम दे रहे हैं, अपने नुमाइंदे उनके वहाँ मौजूद हैं। तो ये 3 बड़े कैंडिडेट। तो खालिद आपने अजीब बात कह दी कि वो चक्री पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्सला। क्या आप महसूस कर रहे हो कि उनको शायद महसूस हो रहा है कि टेक्सला की नशिस्त उनके लिए काफ़ी टफ हो गई है और ये नशिस्त आईपीपी के पास जा सकती है? टिक्का साहब जी अच्छा जी बिल्कुल। जो मैं समझा खालिद साहब से बात हो रही है, एग्जैक्टली बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त चौधरी निसार के लिए भी, क्योंकि चौधरी निसार के नीचे जो 2 कैंडिडेट है पीपी 12 और 13 वो तो खाली है। वहाँ तो मद्दे मुकाबिल है आईपीपी और मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी, इवन पीपल्स पार्टी भी नहीं। और हाँ, पीटीआई ने जो आज नए टिकट्स जारी किए हैं, अभी थोड़ी देर पहले महसूस तकरीबन कोई घंटा पहले उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिस पे 2 नए कैंडिडेट रखे हैं, जाहिद महमूद और मलक फाहिद मसूद। ये जो फाहिद मसूद है ये अजरा के बेटे हैं और जो इनके कैंडिडेट है तैमूर मसूद उनके भाई हैं, और ये भी अब कैंडिडेट आ गए हैं। तो इस तरह नीचे चौधरी निसार को सपोर्ट हासिल नहीं है किसी तरह की भी। अब सिर्फ एनए के कैंडिडेट हैं, अपने उनके वोटर ज़रूर हैं, तकरीबन 15 से 20 हज़ार जो मुसलसल चौधरी निसार को ही वोट दे रहे हैं। और लेकिन इस दफ़ा चूँकि नून लीग के अपने कैंडिडेट्स हैं और चौधरी निसार की आज़ाद हैसियत है, और साथ ही उसको जो पीटीआई का वोटर है, जो यकीनन बल्ला तो नहीं है, लेकिन पीटीआई के वोटर्स की उम्मीद थी चौधरी निसार को कि शायद सिंपैथी वोट मिले, अब वो भी मुमकिन नहीं रहा चूँकि वहाँ भी पीटीआई के आज़ाद हैसियत में कैंडिडेट आ गए हैं। तो यूँ बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, और जो बाकी जमातें हैं वो भी इंतज़ार कर रही हैं कि पीटीआई का वोटर किस तरफ आता है। आपका क्या ख्याल है? आपका ख्याल क्या? आप काफ़ी तजर्बा रखते हो, लोगों से मिल रहे हो, इलाकों में जा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, आपका पैकेज भी हमने देखा, बड़ा अच्छा पैकेज था। तो आप क्या महसूस करते हो कि क्या रवैया होगा 8 तारीख को? बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। ये क्वेश्चन बेसिकली गुलाम सरवर खान ने यहाँ पे पीटीआई की बुनियाद रखी है, और ये लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे मेंबर साजी की, कैंपेन चलाई, 2 नशिस्तें जीती, फिर हल्के में काम भी किए, 7-8 बिलियन के डेवलपमेंट वर्किंग उनकी देखी। फिर उन्होंने जो काफली के दौर में भी मिनिस्टर रहे, जो उनके 300 बच्चे थे आज वो यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, आज वो डॉक्टर्स बन चुके हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर्स बनने की। इस तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं मज़दूरों के बच्चे, और कुछ ऐसे इदारे जिनको OEBI के साथ उन्होंने अटैच किया और उनकी पेंशन शुरू की। तो इस तरह जो काम भी गुलाम सरवर खान ने किए, और पीटीआई का दो दफ़ा वो मिनिस्टर भी रहे 2 अदवार में। तो मेरा ख्याल है कि गुलाम सरवर खान 50% पीटीआई के वोटर जो हैं वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। और आईपीपी के साथ चूँकि उनकी जब उनकी इनॉग्रेशन हुई थी तो उसमें बड़े सीरियस वोटर्स बैठे हुए थे। मेरी बात भी हो रही थी मुख्तलिफ कायदीन से जो आईपीपी के मौजूद थे कि कमिटेड लोग उनके जलसे में आए थे। वो सिर्फ उधार के, और वो जलसों में जैसे बुलाया जाता है, उसके बाद दूसरे जलसे में भी वो लोग होते हैं, तीसरे जलसे में भी वो लोग होते हैं और खाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो लोग नहीं थे, कमिटेड लोग थे। और गुलाम सरवर खान की पोजीशन बेहतर है। और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट वोटर जो है बैरिस्टर अकील, यकीनन उनके अपने भी वहाँ पे वोटर दड़ेबंदी है वहाँ पे, क्योंकि 3-4 तो जो ग्रुप्स हैं बड़े, उनमें दड़ेबंदी के वोट हैं, कम से कम 15 से 20 हज़ार चौधरी निसार के वोटर्स हैं। और इसी तरह बैरिस्टर अकील के अपने जो वोटर्स हैं जो घर से लेके वो चलेंगे वो कम से कम 15 से 20 हज़ार हैं। और इसी तरह अगर देखा, ठीक है, मुझे ये बताओ कि हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स का जो एरिया है वो किसके साथ जाएगा वोटर, अगर हम उधर पर काउंट करें तो? यानी वो जाएगा यकीनन, उसमें चौधरी निसार की भी अपनी पोजीशन है, बहुत बेहतर पोजीशन है, और गुलाम सरवर खान की भी बहुत बेहतर पोजीशन है।